आलम के बाद हम पढ़ेंगे पद्माकर। पद्माकर, पहले तो छोटी सी बात वही बता दूं कि रीतिकाल के कवि हैं, और जो रीतिकाल है उसमें 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, बोलते जाओ, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यार तुमको तो रट गई ना उतना अच्छी तरीके से। अच्छा अब तुम बताओ, क्या तुम कैसे नहीं कह सकती हो कि यदि कोई चीज बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी? अब भूल सकते हो तुम इस चीज को? कभी नहीं भूलोगे। तो ये जो पद्माकर है ना, ये रीतिबद्ध कवि है। क्या है ये? रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है। ऐसा कहा जाता है कि रीतिकाल के अंतिम चरण के सबसे समर्थ कवि पद्माकर थे। इनके बाद रीतिकाल में कवि और हुए, पर इतने सामर्थ्यवान कवि नहीं थे जैसे पद्माकर थे। मतलब ये मान के चलो कि रीतिकाल में जो श्रृंगारिक काव्य धारा चल रही थी लिखने की, जो श्रृंगारिक परंपरा थी, उसके ये अंतिम चरण के महान कवि थे पद्माकर। ये लक्षण ग्रंथकार थे। लक्षण ग्रंथकार थे तभी तो मैंने इनको रीतिबद्ध कहा है। लक्षण ग्रंथकार का मतलब क्या है कि इन्होंने जो काव्य के लक्षण होते हैं, जो काव्य के गुण होते हैं, उन पर अपनी पूरी पुस्तकें लिखी है। जैसे अलंकार पर, नायिका भेद पर, छंद पर, इन पर उन्होंने पूरी पुस्तकें, पूरे काव्यों की रचना की है। इसलिए इनको लक्षण ग्रंथकार भी कहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा आपको कि ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है। बेटा पद्माकर का बचपन का नाम प्यारेलाल था, याद रहेगा क्या? अच्छे से है? प्यारेलाल याद रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। तो मैं लिख दूंगा ये छोटा सा, प्यारेलाल इनका नाम था। अब देखिए, पद्माकर श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। आगे बात जो मैंने कहा के श्रृंगार युगीन। और श्रृंगार जो रस की कविता सबसे ज्यादा कौन से काल में लिखी गई? रीतिकाल में। तो हम कह सकते हैं कि पद्माकर रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा में श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। यानी कि 3 विशेषता यदि देखिए तो हमको 3 विशेषता इनकी मिल गई। पहले तो ये रीतिबद्ध कवि है, ये विशेषता मिल गई। दूसरी विशेषता मिल गई, ये रीतिबद्ध है, रीतिकाल के है और रीतिबद्ध है। और एक चीज हमको और मिल गई कि ये श्रृंगार युगीन काव्य धारा है, काव्य धारा के अंतिम महान कवि। ये अंतिम कवि नहीं है, अंतिम महान कवि है। मतलब कवि तो हुए और, लेकिन इतने महान नहीं हुए जितने थे। अंतिम समर्थ कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखना कि पद्माकर रीतिकाल रीतिबद्ध के श्रृंगार युगीन काव्य धारा के अंतिम समर्थ कवि हैं। क्लियर? आगे चलो। अब क्या कह रहे हैं? इनके पिता नागपुर, पन्ना, जयपुर, नरेशों के दरबारों में रहे थे। यानी कि भाई पिता भी जब दरबारों में रहे हैं तो पिता भी जाने माने ही व्यक्ति रहे हैं। जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह, यदि आपने जयपुर का देखा है, म्यूजियम देखा है, जाके देखो म्यूजियम, वहां पे आपको महाराजा जो प्रताप सिंह है उनकी काफी चित्र और उनके वेशभूषा और उनके अस्त्र शस्त्र दिखाई देंगे। इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की। किनको? पद्माकर को नहीं, पद्माकर के पिताजी को। ये इसका मतलब ये हुआ भैया, प्रतिभाशाली पिता का प्रतिभाशाली पुत्र था। ये बांदा के निवासी थे। अब देखो ये आ गया कि जो पद्माकर है इनका स्थान कौन सा है, जन्म स्थान कौन सा रहा? बांदा। इन्हीं के यहाँ संवत 1810 में पद्माकर का जन्म हुआ। तब इनका जन्म कहाँ हुआ? 1810 संवत में। और कहाँ हुआ? बांदा में। ये बांदा के निवासी थे। पद्माकर का समय 1810 से कब माना जाता है? 1890 तक माना जाता है। यानी कि 1810 में जन्म हुआ, 1890 में जयराम जी की हो गई 80 साल जी है। कहाँ जन्म हुआ? बांदा में इनका जन्म हुआ। ये भी अपने पिता के समान अनेक राज दरबारों में रहे थे। जैसे इनके पिताजी को बहुत राजाश्रय प्राप्त था, ये भी राजाश्रय में रहे। और हमें मालूम है कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल की एक खास विशेषता है। रीतिकाल की विशेषता क्या मैंने आपको बताई है? रीतिकाल की विशेषता, रीतिकाल की मैंने आपको विशेषता बताई है कि यहाँ के जितने भी कवि हुए हैं उनको सबसे ज्यादा क्या मिला है? राजाश्रय। स्वतंत्र कवि नहीं है, सब किसी न किसी राजा के दरबार में रहे हैं। ये रीतिकाल की कविता की खास बात है। और जब राजा के दरबार में रहे हैं, इनकी रोजी रोटी राजा के दरबार में रहकर ही कमा रहे हैं, तो भैया मुझे बताओ ये राजाओं का प्रशंसा करेंगे नहीं करेंगे? तो इनकी कविता में हमको राज प्रशस्ति बहुत देखने को मिलती है। क्यों? कि राजाओं के यहाँ रहोगे तो जब उनकी गुण नहीं गाओगे तो तुम्हें रोटी पानी कैसे मिलेगी भाई?
है ना। अच्छा, अब जब राजाओं के साथ रहते हैं तो राजाओं के साथ रह के दो विशेष बात आती है। एक तो राजाओं के साथ रह के वीरता की, उत्साह की, जोश की, क्योंकि युद्ध वगैरह होते रहते हैं तो उसकी कविता ज्यादा लिखी जाती है, तो फिर वीर रस आ जाता है इनकी कविता में। और साथ में राजा भोग विलास में भी डूबे रहते हैं, तो फिर प्रेम और श्रृंगार भी इनकी कविता में बहुत आ जाता है। तो ये आपको रीतिकाल की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, और ये विशेषता आपको सारे ही कवियों में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। और एक बात तो मैंने आपको बताई है कि ब्रज भाषा इनकी प्रमुख भाषा क्या रही है, इनकी ब्रज भाषा, लेकिन इनकी रीतिकालीन कवियों की कही है। तो रीतिकाल की जो विशेषताएं थी वो सारी की सारी विशेषताएं हमको पद्माकर के काव्य में दिखाई देती है। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इन्होंने अपने विभिन्न आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गायन करते हुए अनेक ग्रंथ रचे थे। अब समझ में आ गया, प्रशस्ति गायन, राजाओं की तारीफ करी। गोसाई अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी। जो बांदा के राजा थे ना हिम्मत सिंह, उनके तारीफ में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, हिम्मत विरुदावली। मैं आपसे कहती हूँ हमें रचनाओं के नाम याद होने ही चाहिए, ज्यादा नहीं, कम से कम 5-1 रचनाओं के नाम तो याद होने चाहिए। तो हम ये नाम लिख लें, हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। विरुद्ध, विरुद्ध मतलब प्रशंसा, ठीक है, विरुदावली प्रशंसा करने वाली अवली, ठीक है, जिसमें प्रशंसा की गई है। जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर, अपने राजा जो जगत सिंह थे जिनके नाम पर जगतपुरा बसा हुआ है, उन जगत सिंह के नाम पर भी इन्होंने जगत विनोद कौन सी पुस्तक लिखी, जगत विनोद, ये पुस्तक लिखी। जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर उन्हें जगत विनोद। जीवन भर विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में संलग्न रहने के उपरांत ये अपने अंतिम समय में विरक्त होकर कानपुर आकर गंगा तट पर रहने लगे, और यही उन्होंने एक अपनी अंतिम प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी, तीसरी किताब का नाम क्या है, गंगा लहरी। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि रीतिकाल के सारे कवियों ने राजाओं के दरबार में रहे, तो राजाओं के दरबार में रहे तो राजाओं के ही गीत गाते रहे, प्रेम और श्रृंगार, भोग विलास, पूरे मतलब धन ऐश्वर्य में डूबे रहे, ना कोई धन की कमी थी ना कोई सांसारिक सुखों की कमी थी। तो उनका पूरा जीवन, एक तो राजाओं की चाहे उन्होंने है या नहीं है पर उनके झूठे प्रशंसा गाओ, है ना, कृष्ण और राधा के प्रेम के बहाने उनको प्रेम की बातें सुनाओ, उनके प्रेम का वर्णन करो। तो ऐसा जीवन जीते जीते रीतिकाल के कवि जनरली सब लास्ट में जाते जाते ऊब गए इन चीजों से, और लास्ट में सब भक्ति की तरफ मुड़े। हमने आनंद में भी देख लिया ये चीज, हमने घनानंद में भी देखी, ये वाली चीज देखी कि नहीं देखी, और यही चीज हम पद्माकर में भी देख रहे हैं। कहते हैं पद्माकर को अपने जीवन के अंत में कोढ़ होता ना, कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको, वो हो गया था। अब उस समय तो इतने इलाज नहीं थे, किसी ने इनसे कहा था भाई तुम गंगा जल से स्नान करो, और जो गंगा का जल होता है वो बड़ा पावन पवित्र और रोग नाशक होता है। तो ये कानपुर चले गए, कानपुर में गंगा नदी बहती थी, तो वहां जाके इन्होंने गंगा का स्नान किया, और उससे इनको बहुत आराम मिला, इनका जो कुष्ठ रोग था उसमें बहुत इनको राहत मिली। तो ये तो गंगा की महिमा को मान गए, भाई गंगा नदी के जल से इनका रोग ठीक हुआ, तो उन्होंने उसी की गंगा की स्तुति करते हुए फिर ये किताब लिख दी गंगा लहरी, जो इनकी अंतिम पुस्तक मानी जाती है। कौन सी पुस्तक मानी जाती है, अंतिम पुस्तक मानी जाती है। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया। पद्माकर लक्षण ग्रंथकार थे, मैंने अभी आपको बताया रीतिबद्ध कवि हैं, और जो रीतिबद्ध कवि होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लक्षण ग्रंथकार। लक्षण ग्रंथकार का मतलब क्या है कि इन्होंने काव्य के जो लक्षण होते हैं, काव्य के लक्षण जैसे छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, काव्य दोष है, काव्य गुण है, उन पर इन्होंने ग्रंथ लिखे, इसलिए इनको लक्षण ग्रंथकार कहा जाता है। वीर रस के प्रणेता, मैंने आपको बताया कि जो राजा के दरबार में रहेगा तो वो दो चीज तो जरूर करेगा, प्रेम संस्कार की बात जरूर करेगा और वीर रस की बात जरूर करेगा। तो देखो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इनकी काव्यगत विशेषताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए वो लिख लेते हैं। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं, और काव्यगत विशेषताओं को मैं कितने भागों में बांटती हूँ, 2 भागों में, पहला और दूसरा कलागत। वेरी गुड। तो भावगत में क्या क्या चीज आती है, विषय वस्तु, किस चीज का वर्णन किया है, तो हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने ज्यादातर किसका वर्णन किया है, श्रृंगार और प्रेम का, प्रेम और श्रृंगार। ठीक है, रस इनके कौन कौन से आ गए, वीर रस भी आ गया, श्रृंगार रस भी आ गया,
और वही जब भक्ति की बात करिए तो भक्ति में कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। तो ये तीनों रस इनकी काव्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से? वीर, श्रृंगार और देखो जो ऊपर मैंने बताई ना, राजाश्रय, राज प्रशस्ति, वीर, श्रृंगार, ब्रजभाषा, ये इन्हीं, मैंने क्या कहा था आपको कि रीति काल के जितने भी गुण थे, रीति काल की जितनी भी विशेषताएं थी, वो सब इनके काव्य में आ गई। तो ये यूं की यूं इनकी काव्य में आप लिख सकते हो। क्या? राजाश्रय, राज प्रशस्ति, वीर, श्रृंगार, वो की वो चीजें आएंगी, कोई अलग नहीं आएगी। तो यहाँ पर अपन राज प्रशस्ति और लिख सकते हैं। ठीक है। तो वीर रस के प्रणेता, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता। देखो ये इनकी विशेषताएं आ रही है। पहली विशेषता क्या आ गई? वीर रस के प्रणेता है। क्या है ये? वीर रस के प्रणेता। दूसरी विशेषता क्या आ गई? ये श्रृंगारी काव्य के रचयिता हैं। अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण। तीसरी चीज क्या आ गई? कि भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य की भी इन्होंने रचना की है। और ये तीनों बात मैंने आपको लिख दी। वीर रस के प्रणेता, श्रृंगार रस और प्रेम की रचयिता और भक्ति भावना। क्लियर? या कोई दिक्कत आई बताइए आपको? तो यहाँ प्रेम, श्रृंगार, यहाँ भक्ति और लिख लो, और भक्ति के साथ यहाँ पर क्या लिख लो? अब प्रेम आ गया, श्रृंगार आ गया, और क्या आ गया? वीरता। इन तीनों की गायक है। तो ये जब ये तीनों का वर्णन किया है तो ये तीन रस आ गए। और इनका क्यों किया? क्योंकि वो राजा के आश्रम में रहते थे, राज प्रशस्ति की उन्होंने। ठीक है। इनकी रचना इस प्रकार मानी गई है। हिम्मत बहादुर विरुदावली हमने लिख ली, जगत विनोद हमने लिख ली। अब पद्माभरण हमको याद रहेगा क्योंकि इनका नाम क्या है? पद्माकर। तो पद्म प्लस आभरण, आभरण का मतलब होता है गहने, तो हम लिख ले पद्माभरण, पद्माभरण। ठीक है। और प्रबोध 50, राम रसायन, गंगा लहरी आ गई, हितोपदेश, आली जहा प्रकाश, जयसिंह की विरुदावली। अब बताओ एक और लिखनी है मुझे। क्या लिख लूं? जयसिंह की विरुदावली लिख लूं? याद रहेगी आपको? जयसिंह की विरुदावली। ये इनकी 5 पुस्तक हमने लिख ली। उपयुक्त ग्रंथों में से हिम्मत बहादुर विरुदावली और जयसिंह विरुदावली ये आश्रयदाताओं की प्रशस्ति गायन ग्रंथ है। जो मैंने लिखा ना, इसमें क्या लिखा मैंने? राज प्रशस्ति। तो जो इनकी ये 2 ग्रंथ हैं, जयसिंह वाला और ये वाला, ये दोनों तो किससे संबंधित है? राज प्रशस्ति करिए, अपने राजाओं की तारीफ करिए। यहाँ तो राजा हिम्मत सिंह की तारीफ करिए हिम्मत बहादुर विरुदावली में, और यहाँ पर राजा जयसिंह की तारीफ की है। प्रथम में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। जग विनोद में रस और नायिका भेद। अब ये जग विनोद है ना, ये जगत विनोद, ये जगत विनोद इनका कैसा है? लक्षण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये लक्षण ग्रंथ है। यानी कि यहाँ पर रसों का, काव्य के कौन कौन से रस होते हैं उनका वर्णन किया है और नायिका का भेद बताया है। पद्माभरण में अलंकारों का प्रयोग किया है। तो जो पद्माभरण है वो भी कैसा हो गया? लक्षण ग्रंथ हो गया। वो भी कैसा ग्रंथ हो गया? लक्षण ग्रंथ हो गया। आलीजा प्रकाश भी काव्य शास्त्रीय विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ धर्म और भक्ति से संबंधित है। अब जैसे ये जो गंगा लहरी है वो किससे संबंधित है बताओ आप? ये भक्ति से संबंधित हो गया, भक्ति भावना से संबंधित हो गया। अन्य ग्रंथ भक्ति भावना से संबंधित है। जगत विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा। इस ग्रंथ को श्रृंगारकालीन काव्य शास्त्रीय धारा का अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ माना जाता है। अब देखो अपन है ना 2 चीजें लिख लेते हैं जो अपन को याद रहे। जैसे एक प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ। भाई जो अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर थे तो इन्हीं का ही कोई ग्रंथ अंतिम होगा। तो कौन सा वाला? जो जगत विनोद हमने देखा है। क्या नाम है इसका? जगत विनोद। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न, आपको याद रहना चाहिए। इसमें काव्य शास्त्र निरूपण के साथ श्रृंगार रस का अत्यंत मनोरम और अनुभूति में वर्णन किया है। श्रृंगार के चित्रण में अनुभावों, हावों, अन्य अंत्यज अलंकारों की इनकी योजना यह प्रमाणित कर देती है कि ये अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि थे। देखो इनकी एक खास बात और आ गई, जैसे अपन ने इनकी विशेषता पढ़ी, ये वीर रस के प्रणेता थे। क्या थे? वीर रस के प्रणेता थे। ये प्रेम और श्रृंगार के रचयिता थे। प्रेम और श्रृंगार के रचयिता थे। ये भावपूर्ण भक्ति पद के गायक थे, है ना। चौथा हमने क्या देख लिया अभी? ये रस सिद्ध कवि है। कैसे कवि है ये? रस सिद्ध कवि, यानी कि इनकी कविता में हमको रस मिलते हैं। और हम देख चुके हैं इनकी कविता में 3 रस तो बहुत प्रमुख रूप से मिल रहे हैं, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस।
तो रसिद कवि थे। सरस चित्रों की योजना में बहुत कम कवि इनके स्तर तक पहुंचे हैं। मतलब इन्होंने इतनी अच्छी इनकी जो कविता है ना बहुत ही भावपूर्ण है। जब इनकी कविता को पढ़ते हैं ना तो हम भावों में डूब जाते हैं, ऊबते नहीं है बल्कि भावों में डूब जाते हैं, इतनी आनंद देने वाली है। शुक्ल जी ने कहा है इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है, जैसे पाठक के सामने ही वो चीज हो रही हो। तो इनकी जो काव्य है उसमें हमको आकर्षक दृश्य, चित्रात्मकता, ये सब बिंबात्मकता, ये सब चीज हमको देखने को मिलेगी। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर किसी कवि में नहीं पाई जाती, यानी कि इनमें कल्पना की उत्कृष्टता भी है। मतलब ऐसी कल्पना और किसी ने, केवल एक व्यक्ति का नाम आता है, किसका? बिहारी का। बिहारी के अलावा और इतनी उत्कृष्ट कल्पना किसी ने नहीं की। मतिराम के ही समान अनाडंबर भाव योजना, भाषा का सहज प्रवाह इनकी काव्य को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना देता है। नायिका को विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं के अंकन में इन्हें अद्भुत सफलता मिलती है। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए इन्होंने नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार से प्रेम उत्पन्न होना और प्रेम जन्य आकुलता का बहुत मनोरम वर्णन किया है। यानी कि जहाँ प्रेम संगार की बात कही है अपन वहां ये वाली बात लिख सकते हैं। क्लियर? अन्य रीतिबद्ध कवियों के समान पद्माकर में भी चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र की प्रवृत्ति, मैंने आपको बताया था कि जो रीति काल की कवि हैं उनकी कविता में हमको एक तो उक्ति वैचित्र और उक्ति वैचित्र के साथ चमत्कार प्रदर्शन। याद करो मैंने आपको केशव पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, क्योंकि उनकी कविता में हमको बहुत चमत्कार, वो क्या करते थे अपनी कविता में चमत्कार पैदा करने के लिए क्या करते थे? विशिष्ट अलंकारों का, छंदों का उपयोग करते थे कि लोग एकदम उनकी कविता को पढ़कर अचंभित रह जाएं कि अरे क्या कविता लिखी है। ठीक है ना? तो ये चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र ये रीति काल की कवियों की खास विशेषता है, जो विशेषता हमको पद्माकर में भी मिलती है। क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि रीति काल कवियों की जितनी विशेषताएं वो सब हमको पद्माकर की कविता में मिलती है। अन्य रीति परंतु कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया है कि भावानुभूति में रंच मात्र भी बाधा नहीं आती। यानी कि इनकी कविता में भावानुभूति, गहन भावानुभूति है, भावों का मतलब केवल दिखावा दिखावा नहीं है बल्कि भावानुभूति की गहनता भी मिलती है। ये हम क्या देख रहे हैं? इन सबके भावगत विशेषता देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भावगत विशेषता देख रहे हैं अभी तक। और अब देखो इनकी कलात्मक विशेषता। अब जब कलात्मक विशेषता हम देखते हैं तो आप सबको मालूम है बेटा, कलात्मक विशेषता में सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा की। बताओ रीतिकाल की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा भी कौन सी होगी? ब्रज भाषा। लेकिन जब ये इतना बड़े प्रतिभाशाली पिता के बेटे थे तो ये भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इनको ब्रज भाषा का भी ज्ञान था, इनको संस्कृत का भी ज्ञान था। तो लेकिन उन्होंने अपनी रचना ब्रज भाषा में करी है ज्यादातर। तो इनका जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रौढ़ रूप मतलब साहित्यिक रूप, मतलब जनरली लोक भाषा नहीं बल्कि ब्रज भाषा का जो उच्च कोटि का रूप था वो हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और जब हम बात करें शैली की तो इनकी शैली कैसी है? मुक्तक। बेटा जो मैं अभी समझा रही थी, कैसी शैली है? मुक्तक। मतलब एक कविता का दूसरी कविता से कोई संबंध नहीं है। तीसरी बात यदि हम करें इनकी छंद की तो इनकी वैसे तो इन्होंने छंदों का वैविध्य काम में लिया है, कई तरीके के छंद काम में लिए हैं, पर मैं आपको बता दूं दोहा, सवैया और कवित्व, ये इनके 3 छंद बहुत ही प्रमुख छंद है जो इनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलते हैं। चौथी बात है अलंकार। भाई रीतिबद्ध कवि है, लक्षण ग्रंथकार है, इन्होंने अलंकारों पे तो पूरा का पूरा ग्रंथ ही लिख दिया है। तो इनकी कविता में अलंकार हमें बहुत ऐसे देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से अलंकार मिलेंगे? अनुप्रास अलंकार खूब मिलेगा, अभी आप देखना, बहुत शानदार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के साथ यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, ये अलंकार अभी जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको कविता तब बताऊंगी कि इनकी कविताओं में ये अलंकार हमें बहुत ऐसे देखने को मिलते हैं। तो आप देखो इनकी जो कलात्मक में भाषा की बात आ गई, दूसरी बात शैली की आ गई, तीसरी छंद की आ गई और चौथी अलंकार की आ गई। आ गया सारा। भाई आपको हर कवि की काव्यगत विशेषता की मुख्य बातें याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। थोड़ा उनका परिचय, थोड़ी उनकी काव्यात्मक विशेषता, ये 2 चीजें आपको यदि याद हो जाती हैं तो आप उनके बारे में किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा मैं हर चीज में आपको 3 भागों में बांट देती हूँ। थोड़ा उनका जीवन परिचय बता देती हूँ, फिर उनकी रचनाएं बता देती हूँ और फिर उनकी
काव्यगत विशेषता बता देती हूँ, जिस युग में वो हुए हैं उस युग के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ, तो आपको एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है उस कवि के बारे में। अब देखिए इन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है पद्माकर के बारे में। उन्होंने लिखा है, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मतलब प्रेम से भरी हुई मधुर पदावली द्वारा एक सजीव बहाभरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है। प्रेम मूर्ति खड़ी करती है अर्थात हमारे आंखों के सामने चित्र सा आ जाता है। तो इनकी भाषा की विशेषता क्या है? चित्रात्मकता। क्या विशेषता है? चित्रात्मकता। कहीं भाव या रस की धारा बहती है, यानी कि जो इनकी भाषा है वो कैसी है? रस युक्त है। कैसी है? रस युक्त है। और साथ में कैसी है? मधुर है। और जब कोई भाषा मधुर है यानी कि उसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। जहाँ प्रेम की बात होती है, श्रृंगार की बात होती है, वहाँ भाषा में मधुरता आएगी आएगी या नहीं आएगी? जहाँ वीरता की बात होगी वहाँ हो जाएगा, है ना। कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है। अनुप्रास मिश्रित झंकार, आप देखेंगे इनकी जो कविता है उसकी अनुप्रास अलंकार का आप उदाहरण देखिए। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन के कंत है। का है अनुप्रास अलंकार की झंकार। दिख रही है नहीं दिख रही है? तो देखिए वो कह रहे हैं कि इनकी कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प में शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती अकड़कती। जहाँ वीरता की बात कही है वहाँ इनकी भाषा कैसी है? कड़कती हुई, ओज गुण, उत्साह और जोश को जगाती हुई भाषा है। और कहीं प्रशांत सरोवर, प्रशांत मतलब शांत तालाब की तरह समान स्थिर और गंभीर। जहाँ भक्ति की बात होगी वहाँ क्या हो जाएगी? प्रशांत हो जाएगी, शांत रस हो जाएगा। तो कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहाँ उनकी जो भाषा है बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। और एक खास बात इनके लिए कहा गया है कि ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजबून बांधने के प्रयासी कवि नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ना कपोल कल्पनाएं नहीं की है। ऐसी कल्पनाएं का सोचा अच्छा नहीं ऐसा भी होता है, असंभव सी बात जो हम रीतिकाल के कवियों में देखते हैं, बड़ी असंभव सी बात। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया ना बिहारी ने, कितनी जगह वर्णन किया। पत्र आई तिथि पाइए वहां घर के चौर। भैया जिस घर में सुंदरी रहती है, नायिका रहती है, वहां तो हमेशा पूर्णवासी रहती है। तो कैसी कल्पना की है, लेकिन इन्होंने बड़ी यथार्थवादी कल्पनाएं की है। लाक्षणिक शब्दों के इनकी कविता, इनकी जो भाषा है इसकी एक विशेषता और है, लाक्षणिकता। इनकी कविता में लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग कहीं कहीं मन के अव्यक्त भावों को हमारे सामने अमूर्त कर दिया है। लाक्षणिकता का मतलब क्या होता है पता है? कि कोई बात कही गई है, सीधा सीधा उसका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम कोई प्रयोजन से या कोई उसके पीछे क्या रूढ़ी है उससे जब उसका स्थिति बिठाते हैं, संगति बिठाते हैं, तो उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो लाक्षणिकता को तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुमने शब्द शक्ति पढ़ी होगी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक शब्द शक्ति होती है लक्षण। उस लक्षणा शक्ति का मैं एक उदाहरण बता दूं। जैसे मैंने कह दिया, अरे भाई सीता वो तो गाय है। आप कहोगे सीता गाय कैसे है भाई? सीता तो लड़की है, इसको गाय कैसे कह दिया? फिर आप क्या कहते हो? अच्छा गाय सीधी सादी होती है और सीता भी सीधी सादी है, इसलिए मैडम ने सीता को क्या कह दिया है? गाय कह दिया। इसे कहते हैं लक्षण। तो पद्माकर की भाषा में इस तरीके के लाक्षणिक प्रयोग हमको बहुत देखने को मिलते हैं। ये लाक्षणिकता भी इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। पद्माकर का जो जन्म और मृत्यु हमने आपको बताई थी कि कब जन्म हुआ कब मृत्यु। तो इस तरीके से हमें पद्माकर का थोड़ा सा जीवन के बारे में आ गया, उनकी रचनाओं के बारे में आ गया, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बता दिया। कलागत विशेषता ये है और उनकी भावगत विशेषता ये है। कोई दिक्कत? तो आप मैं इसका फोटो डाल देती हूँ आपके पास, आप इसको अच्छे से देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद बनाना सीखो। वैसे शॉर्ट नोट्स मैंने आपको सबको बनाने सिखाए हैं और खुद बनाइए।